तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण पुरोहित पैरामेडिकल गुरुजी के इस नए एपिसोड के अंदर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो ब्रेथिंग की मैकेनिज्म है वो, और इसके अलावा लंग की कैपेसिटी के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने फुल सपोर्ट किया है पैरामेडिकल गुरुजी के इस चैनल को फ्रेंड्स। और बहुत ही जल्दी इसके 4K सब्सक्राइबर्स भी फ्रेंड्स पूरे होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप सबको पैरामेडिकल गुरुजी चैनल की तरफ से बहुत बड़ा धन्यवाद। एंड फ्रेंड्स, आपकी हेल्प के लिए ही हम एक और चैनल लेके आए हैं जिसका नाम है PK फ्यूचर टिप्स। तो फ्रेंड्स, इसकी जो आपको दिख रही होगी ये तस्वीर, आपको सर्च में जाना है और PK फ्यूचर टिप्स पे जाके और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना है उस चैनल को, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ये स्टार्ट करते हैं। अभी फ्रेंड्स, ये दिखाई दे रहा होगा, हम आज पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रेथिंग। तो फ्रेंड्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रेथिंग हमें पढ़ना है। उसके पहले हमें समझना होगा फ्रेंड्स जो इंटरकॉस्टल मसल है और उसके बारे में, जो कि कितने टाइप की होती है। तो फ्रेंड्स, इंटरकॉस्टल जो मसल होती है वो होती है दो टाइप की। एक तो होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और दूसरी होती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही फ्रेंड्स इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के अंदर मैं अभी आपको डिफरेंट भी बताऊंगा, जो कि इस मैकेनिज्म के कारण ही पैदा होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, ब्रेथिंग के अंदर जो ब्रेथिंग पढ़ रहे हैं हम, उसके अंदर डायफ्राम जो है वो भी पार्ट लेता है। डायफ्राम की जो रेडियल मसल्स होती है वो, फ्रेंड्स मैंने आपको जो पढ़ाए थे लंग्स, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि लंग्स के अंदर खुद की कोई मसल्स नहीं होती, वो इन इंटरकॉस्टल मसल्स के थ्रू ही फैलता है और सिकुड़ता है, जिसके कारण हम जो है फ्रेंड्स वो ब्रेथिंग कर सकते हैं। अब ये देखो, अब मैं इनकी पोजीशन जो इंटरकॉस्टल मसल है उनके बारे में बताता हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये ऊपर दिखाई दे रही होगी, ये है वर्टिब्रा, और नीचे की तरफ जो है फ्रेंड्स आ जाएगी अपने स्टर्नम, जो कि आगे की तरफ यूँ होगी। तो ये जो वाला पार्ट है इधर लेटरल से दिखाया गया है। तो ये मैं जो आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये ह्यूमन बॉडी के लेटरल से लिया हुआ डायग्राम है फ्रेंड्स। तो स्टर्नम जो आगे की तरफ होती है, इस तरफ वो आपको दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। ये वर्टिब्रा दिखाई दे रही है जो कि डॉर्सल पार्ट में होती है हमारे, और ये लेटरल पार्ट में रिब्स प्रेजेंट रहती है, वो दिखाई है। सारी 12 की 12 रिब्स नहीं दिखाई है मैंने इस डायग्राम के अंदर आपको। तो यहाँ से ये डॉट डॉट जो दिखाई दे रही है, ये मैंने रिब्स को दिखाया है। और ये जो ब्लैक वाली है फ्रेंड्स, ये है इंटरकॉस्टल मसल। अब ये इंटरकॉस्टल मसल डिफरेंट क्या है, एक जो पट्टी दिखाई है ये है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और ये जो पट्टी दिखाई है वो है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। ऐसे ये इंटरकॉस्टल मसल हर एक रिब के साथ जुड़ी हुई रहती है और टोटली जो है इसको कवर करती है, जो कि हेल्प करती है ब्रेथिंग के अंदर। अब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कौन सी? देखो फ्रेंड्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होगी ना, वो आगे की तरफ तो ऊपर से रिब्स के साथ जुड़ी होगी, और पीछे की तरफ नीचे से रिब्स के साथ जुड़ी होगी। आगे की तरफ ऊपर से और पीछे की तरफ नीचे से ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जुड़ी होगी। और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल में ठीक इसका उल्टा होगा, ये पीछे की तरफ तो ऊपर से जुड़ी होगी रिब से, और आगे की तरफ रिब से ये नीचे की तरफ जुड़ी रहती है, और ये क्रिस क्रॉस ये सारी यूं प्रेजेंट रहती है पूरे रिब केज के अंदर। एक चीज़ तो ये डिफरेंट हो गया इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के अंदर। ये आ गया डायफ्राम, और ये सारा पूरा हो गया फ्रेंड्स थोरेसिक कैविटी, जो कि रिब केज के अंदर प्रेजेंट है, और इस थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे जो लंग्स है वो प्रेजेंट है। अब हम देख लेते हैं जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रेथिंग है। अब ब्रेथिंग फ्रेंड्स दो टाइप की होती है, जो दो चरण में होती है, दो पदों में होती है, उन दोनों पदों को मिलाकर हम एक ब्रेथिंग बोलते हैं। यानी कि एक बार इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? ब्रेथिंग। अब इंस्पायरेशन क्या होता है? जब हम फ्रेंड्स जो श्वास यानी कि जब हवा अंदर लेते हैं शरीर के, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम इंस्पायरेशन, और जब हवा नॉर्मली बाहर छोड़ते हैं उसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, इंस्पायरेशन के अंदर
क्या ये एक्टिव क्रिया है? तो हाँ फ्रेंड्स, ये एक एक्टिव क्रिया है, ये एक एक्टिव मैकेनिज्म है। लेकिन क्या ये है? नहीं फ्रेंड्स। अब क्यों, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है, जिसके अंदर जो इंटरकॉस्टल मसल्स है, वो पार्ट लेती है इसके अंदर, किसके अंदर? इंस्पायरेशन के अंदर। और कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। कौन सी फ्रेंड्स? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ये भाग लेती है फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो डायाफ्राम है वो भाग लेता है फ्रेंड्स किसके अंदर? इंस्पायरेशन के अंदर। तो जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तब इंटरनल, अब होता क्या है देखो, जो इंस्पायरेशन की क्रिया है वो कैसे होती है वो समझ लो। जब हम श्वास अंदर लेते हैं उस वक्त एक्चुअल में होता क्या है, तो ये जो मसल्स होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, वो फ्रेंड्स सिकुड़ती है। ये सिकुड़ेगी तो जो स्टर्नम है वो ऊपर की तरफ उठेगा। ये रिब्स है, रिब्स जो होती हैं ये ऊपर की तरफ उठेगी। अब ये समझ लो ये ऐसे फ्लैट होती है रिब। अब जैसे ये फ्लैट है ऐसे, लेकिन जब ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तब ये फ्लैट हुई ऊपर की तरफ यूँ उठ जाएगी। ऐसे वैसे तो यूँ रहती है, और जब ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिब पहले यूँ थी और यूँ फिर यूँ बाहर की तरफ बैंड हो जाएगी, यूँ, ठीक है, यानी कि ऐसे सी आकार की बन जाएगी बाहर की तरफ, जिसके कारण जो थोरेसिक कैविटी है उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। एक दूसरा, ये रेडियल मसल्स है किसके अंदर? डायाफ्राम के अंदर। और ये डायाफ्राम जो यूँ होता है अंदर की तरफ, जब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये बाहर की तरफ यूँ नीचे की तरफ फैल जाएगा, जिसके कारण ऑल ओवर इस थोरेसिक कैविटी के अंदर काफ़ी आयतन बढ़ जाता है। अब आयतन बढ़ जाने के कारण क्या होगा फ्रेंड्स, जो बाहरी शरीर के बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इससे ज़्यादा होता है, और वो सारा का सारा वायु है वो इसके अंदर आ जाती है, जो एयर है वो इसके अंदर आ जाती है। तो ये इस वक्त इस चीज़ को हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। इसके अंदर कौन पार्ट लेता है? एक तो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल एंड रेडियल मसल ऑफ डायाफ्राम, रेडियल मसल ऑफ डायाफ्राम। तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड रेडियल मसल्स ऑफ डायाफ्राम भाग लेती है किसके अंदर? इंस्पायरेशन के अंदर। अब हम एक्सपीरेशन के अंदर देखते हैं, तो क्या ये एक्टिव क्रिया है? अब एक्टिव क्रिया किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जिसके अंदर एटीपी पार्ट लेती है, जिसके अंदर हमें ऊर्जा यानी कि एनर्जी लगानी पड़ती है। लेकिन इसके अंदर हम जब सांस छोड़ते हैं हमें कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। नॉर्मली कोई रोग हो या फिर हम मान लो कपालभाति कर रहे हैं, उस वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन नॉर्मली जब हम एक्सपीरेशन करते हैं उस वक्त हमें किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। तो ये एक एक्टिव क्रिया है क्या? नहीं है। क्या इसके अंदर एटीपी पार्ट लेता है? नहीं लेता। क्या इसके अंदर एनर्जी लगती है? नहीं लगती। ठीक है, एक बात हो गई। अब इसके अंदर चूंकि ये इनएक्टिव क्रिया है तो कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी जो अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो क्या होगी? रिलैक्स होगी। तो ये जो डायाफ्राम वाली है, डायाफ्राम जो हमने पढ़ा है ये, और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है ये, जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुई थी वो यहाँ पे रिलैक्स होगी। ठीक है, यहाँ पे भी रिलैक्स होगी, और रिलैक्स होने के कारण ये जो यहाँ यूँ डोम शेप हुई थी ये वापस यूँ फ्लैट हो जाएगी रिब्स, और ये जो था ये वापस अंदर की तरफ यूँ अंदर की तरफ वापस यूँ हो जाएगा। ठीक है, अंदर की तरफ जो डायाफ्राम है वो अंदर की तरफ हो जाएगा, और इस प्रकार फ्रेंड्स एक्सपीरेशन की जो क्रिया है वो हो जाएगी। अब आप बोलोगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का क्या कार्य है, वो कब पार्ट लेता है? तो फ्रेंड्स उस वक्त क्या होता है जब हम ब्रेथिंग करते हैं, मान लो हम कपालभाति कर रहे हैं या फिर हम जानबूझकर श्वास को बाहर छोड़ना चाहते हैं या बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ना चाहते हैं, या कोई मान लो हमें कोई ऐसी डिजीज़ हुई है कि हम श्वास बाहर नहीं छोड़ पा रहे, तो उस वक्त हमें बल लगाना पड़ता है, उस वक्त हमें फोर्स लगाना पड़ता है श्वास को बाहर छोड़ने के लिए। तो उस वक्त इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल काम आती है एंड उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जो थोरेसिक कैविटी है वो उसे और छोटा कर देती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। और हम एग्जाम्पल आप कपालभाति का ले लो, श्वास लेते हैं और वापस दम लगा के बाहर छोड़ते हैं ना, तो उस वक्त काम आती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल।
तो ये फ्रेंड्स हो गई मैकेनिज्म, और ये जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है उनकी सारी स्ट्रक्चर, सिचुएशन और इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन की। ये तो होगी फ्रेंड्स मैकेनिज्म इनकी। अब हम पढ़ते हैं जो लंग की कैपेसिटी है उनके बारे में। तो उससे पहले फ्रेंड्स आप इन सब का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम फटाफट। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो लंग कैपेसिटी है उसके बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स अलग अलग बुक्स के अंदर इनकी वैल्यूज़ है वो अलग अलग दे रखी होगी या फिर एक रेंज के अंदर दे रखी होगी, तो आप वो भी ले सकते हो। मैंने आपको कुछ एक फ़िक्स वैल्यू जो NCERT के अंदर दे रखी है वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। एंड फ्रेंड्स ये जो तरीका है याद रखने का वो मेरे ख्याल से कोई नहीं बताएगा आपको। तो एक्चुअल में इनकी जो डेफिनेशन है वो अलग अलग करके दे रखी होती है बुक्स के अंदर और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये इस टाइप से आप यदि इन कैपेसिटी को याद रखोगे तो ये आपको जल्दी याद रखेगी। आपको ये चार्ट 2-3 बार घर पे आप बना के देख लेना, आपको भी ये सारा याद हो जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम पढ़ते हैं टाइडल वॉल्यूम के बारे में। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है फ्रेंड्स? नॉर्मली हम ब्रेथ करते हैं और नॉर्मली हम जब ब्रेथ करते हैं तो नॉर्मली जब हम इंस्पायरेशन करते हैं और एक्सपायरेशन करते हैं तो उस वक्त जितनी एयर हम अपने लंग्स के अंदर लेते हैं वो होती है फ्रेंड्स टाइडल वॉल्यूम। मतलब कि अभी मैं नॉर्मली सांस ले रहा हूँ, ठीक है, सांस ले रहा हूँ नॉर्मली, और उस वक्त जितनी एयर मेरे लंग्स के अंदर गई है वो टाइडल वॉल्यूम है, और जितनी नॉर्मली मैंने लंग्स से बाहर निकाली है वो भी टाइडल वॉल्यूम है। तो ये चाहे नॉर्मली इंस्पायरेशन करो चाहे एक्सपायरेशन करो, कितना होगा ये? लगभग 500 ml। अब इसके अंदर लंग्स के अंदर इस 500 में से कितनी जाती है फ्रेंड्स पता है आपको? ये पूरी 500 नहीं जाती, सिर्फ 350 लंग्स के अंदर जाती है, बाकी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर रह जाती है। तो वो फ्रेंड्स क्या कहलाती है? वो कहलाती है डेड वॉल्यूम। क्या कहलाती है? डेड वॉल्यूम। यानी कि डेड वॉल्यूम क्या है? वो एयर जो कि लंग्स के अंदर नहीं जाती, सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर रह जाती है, वो है फ्रेंड्स डेड वॉल्यूम। इसकी अब ये डेड है तो 150 हो गई, 150 हो गई। अब हम इंस्पिरेटरी रिजर्वायर वॉल्यूम या इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। ये होती है फ्रेंड्स 2500 ml। अब नॉर्मली हम कितनी इंस्पायरेशन कर पाते हैं? 500। उसके अतिरिक्त हम फोर्सफुली और अंदर अपने इनटेक कर ले सांस। मैंने आपको बताया नॉर्मली तो कितना भी हो सकता है, अब हम फोर्सफुली कितनी कर सकते हैं वो डिपेंड करता है। नॉर्मली हम 500 करते हैं एंड मैंने खींच के कितनी अंदर और ले ली तो 2500 में और अंदर ले सकता हूँ। तो नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम हो गया, और जो मैंने फोर्सफुली अंदर लिया वो हो गया इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV। अब नॉर्मली मैं 500 बाहर छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैंने फोर्सफुली कितना बाहर छोड़ा है, कितनी वायु बाहर छोड़ी है फोर्सफुली, वो क्या हो गई? ERV यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वो उसकी वैल्यू होती है 1100। ये चीज़ समझ में आ गई? नॉर्मली इतनी होती है, मतलब दम लगा के मैं कितनी सांस अंदर ले सकता हूँ वो 500, दम लगा के कितनी बाहर छोड़ सकता हूँ वो गई 1100। अब फ्रेंड्स हम चाहे जितना दम लगाकर बाहर वायु छोड़ी है हमने, मान लो जितनी हमने बल लगाकर बाहर वायु छोड़ी है, उसके अलावा फ्रेंड्स हमारे लंग्स के अंदर और 1200 ml वायु है वो रह ही जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोबारा से समझ लो इस चीज़ को। हम दम लगा के 1100 ml वायु छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो 1200 ml है वो हमारे लंग्स के अंदर हमेशा ही रहेगी। मतलब कि हमारे लंग्स के अंदर से सारी की सारी हवा बाहर नहीं निकल सकती, तो वो जो रह जाती है ना अंदर, वो रेजिडुअल वॉल्यूम कहलाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? हमने फोर्सफुली बाहर निकाल दी सारी हवा अपने लंग्स से, लेकिन लंग्स के अंदर तब भी हवा बरकरार रहती है, क्योंकि वरना लंग्स चिपक जाएंगे ना। तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो लंग्स के अंदर पड़ी रहती है, वो वायु, वो लंग्स को चिपकने से भी रोकती है। और इन दोनों का जो योग है ना फ्रेंड्स,
वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहलाती है, फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी कहलाती है। क्या? एक तो ये ERV और ये एक RV, दोनों मिलाकर फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी कहलाती है। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? नॉर्मली हम 500 ले सकते हैं, ये तो ले ली, उसके बाद दम लगा के ये IRV और ले लिया हमने, यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और ले लिया दम लगा के, तो उन दोनों का योग क्या हो गया? IC, यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? नॉर्मली हम टाइडल वॉल्यूम बाहर छोड़ते हैं, उसके अलावा दम लगाकर हमने ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और छोड़ दिया बाहर की तरफ, तो ये टोटल क्या हो गया? EC, यानी कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी क्या होती है फ्रेंड्स, ये समझो। हम नॉर्मली कितना छोड़ सकते हैं अंदर बाहर? टाइडल वॉल्यूम जितना, और नॉर्मली हम जितना अंदर ले सकते हैं वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम ले लिया और फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अंदर ले लिया, अब वापस इतना ही हम छोड़ेंगे बाहर, कितना? टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को हम बाहर छोड़ेंगे। तो ये इन ऑल ओवर ये क्या हुआ कि हमने दम लगा के कितनी वायु बाहर ली और दम लगा के कितनी वायु बाहर छोड़ी, और जो नॉर्मल वाली है, जो टाइडल वॉल्यूम है, वो तीनों को मिलाकर हमारी लंग कैपेसिटी कहलाई जाती है। अब एक और चीज देख सकते हैं हम, टोटल लंग कैपेसिटी। ये तो हो गई वाइटल कैपेसिटी, अब हम पढ़ते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो फ्रेंड्स, दम लगाकर हमने अंदर ली, दम लगाकर बाहर छोड़ी, एक नॉर्मल वाली जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो, और एक जो हमेशा पड़ी रहती है वो, इन सब को मिलाकर हमारे बनती है टोटल लंग कैपेसिटी। तो फ्रेंड्स, ये पूरा चार्ट एक और मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ये टाइडल वॉल्यूम है जो नॉर्मली एक आदमी वायु लेता है, वो होती है। अब उसके अलावा जो वायु लंग्स की तरफ जाती है वो 350 ml ही होती है, लेकिन उसमें से 150 ml रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ही रह जाती है, उसे हम बोलते हैं डेड वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पिरेटरी वॉल्यूम नॉर्मल तो इतनी लेती है, लेकिन दम लगा कर कितना ले सकते हैं हम? 2500 ml, वो गई इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब नॉर्मली हम 500 छोड़ते हैं बाहर, लेकिन दम लगाकर 1100 छोड़ सकते हैं, वो हो गई एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हमने दम लगाकर बाहर छोड़ दिया, फिर भी लंग्स के अंदर वायु रह गई, वो क्या हो गया? 1200 ml, क्या? रिजर्व रेजिडुअल वॉल्यूम। और जो क्या है फंक्शनल रिजर्व वॉल्यूम या फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो गया कि हमने जो दम लगाकर बाहर छोड़ी, उसके अलावा इसके अंदर 1200 और पड़ी है, तो टोटल ये फंक्शनल रेजिडुअल कितना हो गया? इन दोनों का योग। अब हम पढ़ते हैं IC, यानी कि इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। टोटल कितनी वायु कैपेसिटी है हमारे अंदर लेने की, तो वो क्या हो गई? टाइडल वॉल्यूम। और क्या ले सकते हैं? दम लगाकर ये IRV भी तो ले सकते हैं। इसके अलावा बाहर कितनी दम लगाकर छोड़ सकते हैं? टाइडल वॉल्यूम तो छोड़ ही सकते हैं, और बाहर ये ERV भी तो छोड़ सकते हैं, तो ये क्या हो गई? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी, टोटल कितनी अंदर ले सकते हैं, टोटल कितनी बाहर छोड़ सकते हैं, और नॉर्मली कितनी लेते हैं, इन तीनों का योग क्या हो गया? वाइटल कैपेसिटी। और TLC क्या हो गया? टोटल कितनी बाहर छोड़ते हैं, टोटल कितनी अंदर लेते हैं, और नॉर्मली कितनी बाहर लेते हैं। इसके अलावा जो शरीर के अंदर पड़ी रहती है हवा, वो क्या हो गई? इन सारों का योग क्या हो गया? टोटल लंग कैपेसिटी। तो ये फ्रेंड्स, आप अब इनकी वैल्यू जो है आप पुट कर सकते हो, जैसे IRV की जो वैल्यू है ये यहाँ पे 2500, TV की वैल्यू, ERV की वैल्यू और RV की वैल्यू, इनकी वैल्यू जो है आप पुट करो। इनकी जो भी वैल्यू आती है वो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, उससे मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये टोटल लंग कैपेसिटी है वो फ्रेंड्स समझ में आ गई। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम लंग्स की जो गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज पढ़ेंगे और इंपोर्ट ऑफ गैसेज पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। कुछ चीज़ समझ में नहीं है तो वो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।